वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 8 स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अ साइंस एंड अ प्रोफेशन ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। तीनों में से एक्चुअली मैनेजमेंट है क्या? ऑलराइट, तो देख लेते हैं, टॉपिक स्टडी करते हैं। लेट्स सी। Management is universal in nature. It exists everywhere. It is an inherent part of every type of organization. ये जो चीज़ें हमने पहले भी स्टडी करी है कि मैनेजमेंट क्या है, ये यूनिवर्सल इन नेचर है। मतलब हर जगह पे हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो, कोई बिजनेस फर्म हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई क्लब हो, इवन हॉस्पिटल हो, इवन फैमिली फंक्शंस में भी हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो मैनेजमेंट क्या है, ये यूनिवर्सल इन नेचर है। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है। मैनेजमेंट जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट, इट ऑन दिस कॉन्टेस्ट इट इज सेटेड विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव द गोल। इसीलिए बोला गया है कि अगर हम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो सकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो एम है, वो अचीव करना है तो हमें मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, it is difficult to decide the exact nature of management. It changes according to the change in direction of its application. ये डिसाइड कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है कि मैनेजमेंट का एक्चुअली नेचर क्या है। और एग्जैक्ट नेचर क्या है मैनेजमेंट का, ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जब भी हम मैनेजमेंट कहीं पे अप्लाई करते हैं, मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं कोई गोल अचीव करने के लिए, कोई लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो हमेशा मैनेजमेंट जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन द सिचुएशन। किसी सिचुएशन में हमें अलग तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, किसी अलग सिचुएशन में अलग तरीके से हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन है, जब हम मैनेजमेंट एक्चुअली करते हैं, यूज़ में लेकर आते हैं चीज़ों को, उस वक्त ये पता कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि मैनेजमेंट एक्चुअली आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। ऑलराइट, इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस। मतलब जब भी हम मैनेजमेंट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हर डायमेंशन से, हर एक एंगल से हमें मैनेजमेंट अलग अलग तरीक़ों से नज़र आता है। Therefore, it is essential to study management separately from these all three dimensions, which are as follows: as an art, as an science, and as a profession. इसके लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, और तीनों डायमेंशन से हमें मैनेजमेंट को स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हमें तीनों एंगल से, तीनों डायमेंशन से मैनेजमेंट को स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या है, व्हाट इज़ एन आर्ट। अब आर्ट क्या है सबसे पहले ये स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें मालूम पड़ पाएगा कि मैनेजमेंट को एज एन आर्ट हम कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। लेट्स सी, आर्ट इज द ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। आर्ट क्या है, जब भी हम अपने स्किल्स का यूज़ करके, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके जो काम करना चाहते हैं, जो रिजल्ट पाना चाहते हैं, वो रिजल्ट पा लेते हैं, वो काम कंप्लीट कर लेते हैं अपने स्किल्स का, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके, उसे कहते हैं आर्ट। ऑलराइट, एंड आर्ट इज़ ऑल्सो क्रिएटिव एबिलिटी एंड इनोवेटिवनेस ऑफ अ पर्सन। तो आर्ट क्या है, ये क्रिएटिव एबिलिटी है। दैट इज़, जो हर लोग एक काम एक ही तरीके से करते हैं, बट कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो सेम काम अलग तरीके से करता है। तो क्रिएटिविटी का मतलब कुछ अलग तरीके से काम करना, और इनोवेटिवनेस का मतलब होता है कुछ नया करना। तो आर्ट क्या है, जो पर्सन कुछ नया करता है या तो फिर कुछ अलग करता है, उसे कहते हैं आर्ट। This is inborn or natural quality of a person. However, with the help of proper education and practice, one can develop the quality or qualities. तो आर्ट जो है वो किसी भी पर्सन का नेचुरल क्वालिटी होता है, इनबॉर्न क्वालिटी होता है, बट एजुकेशन जो है, दैट इज़ पढ़ लिख कर, प्रैक्टिस कर करके हम अलग अलग क्वालिटीज़ जो होती हैं, जो आर्ट है वो सीख सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, डायरेक्टिंग द प्ले और मूवीज, म्यूजिशियन, देन मैजिशियंस एक्सेट्रा कम्स अंडर द टर्म आर्ट। तो आर्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है। ऑलराइट, हम जिसको सिंगिंग नहीं आती, डांसिंग नहीं आती, बट पहले से अंदर एक छोटा सा पैशन होता है कि हमें सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, तो प्रैक्टिस करते करते, सीखते सीखते हम ये चीज़ जो है, जो क्वालिटी है, वो अपने अंदर और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ऑलराइट, इसे कहते हैं हम आर्ट। इन शॉर्ट, एन आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ वे ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ inborn quality or a skill in which there is no compulsion of having a specific education qualification.
तो आर्ट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये एक परफॉर्मेंस है। मतलब आर्ट क्या है, हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे या कहीं पर भी हम जब परफॉर्मेंस करते हैं तो उसे हम कहते हैं आर्ट। ये एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है, ऐसी स्किल होती है जहाँ पे एक स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए ये काम करने के लिए, डांस करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, ये एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है हर एक इंडिविजुअल के अंदर, हर एक पर्सन के अंदर। ऑलराइट, द रिजल्ट ऑफ एन आर्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दो दे परफॉर्म विद द सेम क्वालिटी और स्किल। और आर्ट जो होता है, जो उसका रिजल्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। बिकॉज जो सिंगिंग करता है, जो डांसिंग करता है, तो हर लोग डांसिंग कर सकते हैं जिसको डांस आता है, बट वो अलग अलग तरीक़ों से डांस करते हैं बिकॉज इसका जो रिजल्ट है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। That is a result that every female singer cannot perform like आशा भोसले और every cricket player cannot perform like सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि जितने भी फीमेल सिंगर्स हैं वो सिंगिंग करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, बट वो आशा भोसले की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, सिंगिंग नहीं कर सकते। एग्जैक्टली उसी तरीके से जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं उन्हें क्रिकेट खेलना तो आता है बट वो सचिन तेंदुलकर की तरह परफॉर्म नहीं कर सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते। ऑलराइट, दैट इज आर्ट जो है वो सीखा जाता है, सभी को आता है सेम चीज़ करना, बट उसका जो रिजल्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आर्ट और मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है, किस तरीके से मैनेजमेंट एक आर्ट है, वो हम स्टडी करेंगे ये पर्टिकुलर पॉइंट्स की हेल्प से। वेरी फर्स्ट इज पर्सनल स्किल्स। तो पर्सनल स्किल क्या है, एवरी मैनेजमेंट हैज़ टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस, हैज़ टू सॉल्व द रिसोर्स प्रॉब्लम, हैज़ टू हैंडल ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा विथ हिज ओन स्टाइल। सो कंपनी के अंदर जितने भी मैनेजर्स होते हैं उन्हें अलग अलग तरीके की सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है बिकॉज कंपनी में बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस अराइज होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं और उन सिचुएशंस को मैनेजर्स को हैंडल करना पड़ता है, उनके साथ में डील करना पड़ता है। कभी रिसोर्स का प्रॉब्लम आ गया, दैट इज़ रॉ मटेरियल का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो सॉल्व करना पड़ता है। कभी ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम होता है तो उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स हैं, लेबर्स हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं तो उनके झगड़े को, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिफरेंसेस है, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, सिचुएशंस के साथ में डील करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। दिस स्टाइल डिफर्स फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर एंड सो द रिजल्ट। तो हर एक मैनेजर का अपना तरीका होता है सिचुएशन के साथ में डील करने का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ऑलराइट, तो इसके लिए मैनेजर टू मैनेजर जो रिजल्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है बिकॉज हर एक पर्सन का अपना तरीका होता है चीज़ों के साथ में डील करने का, सिचुएशंस को हैंडल करने का। इसके लिए रिजल्ट भी डिफरेंट आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्किल सेट एंड एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। और ये किस वजह से होता है, हर एक पर्सन का अपना एबिलिटी होता है, अपनी काबिलियत होती है, हर एक पर्सन का अपना स्किल्स होता है। तो हर एक पर्सन जो है, हर एक मैनेजर जो है वो हर एक सिचुएशन को अपनी तरीके से अलग अलग तरीक़ों से हैंडल करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से डील करते हैं। ऑलराइट, इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है बिकॉज मैनेजर्स का अपना खुद का पर्सनल स्किल जो है वो यूज़ होता है चीज़ों को, सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। अब मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है और क्रिएटिविटी उसके अंदर किस तरीके से आती है, लेट्स सी। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू फाइंड न्यू आइडियाज़ ऑन वंस ओन टू क्रिएट समथिंग इनोवेटिव। तो मैनेजमेंट को क्रिएटिविटी क्यों कहा गया है, बिकॉज हमेशा हम नया नया आइडियाज़ लेके आते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, सेम चीज़ कुछ अलग तरीके से करना। तो मतलब नया आइडिया लेके आना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ न्यू इनोवेटिव जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, मैनेजर्स फाइंड न्यू वेज टू कंडक्ट द एक्टिविटीज़ एंड अचीव द डिज़ायर्ड गोल्स। तो जो गोल है वो अचीव करने के लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, हमेशा नया नया आइडियाज़ लेके आते हैं, नए नए टेक्निक्स लेके आते हैं। ऑलराइट, कि हम किस तरीके से जो गोल है उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें, जो रॉ मटेरियल है उसका पूरा यूज़ कर सके, उसको वेस्ट जो है वो कम कर सके, किस तरीके से हम लोगों के अंदर, जो वर्कर्स हैं उनके अंदर टीम स्पिरिट लेके आ सकते हैं। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, हमेशा नया नया आइडियाज़ लेके आते हैं, क्रिएटिविटी जो है वो लेके आते हैं सो दैट जो गोल है वो अच्छी तरीके से और जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। ही डेवलप्स न्यू आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द बिजनेस सिचुएशन एंड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, हमेशा नए नए आइडियाज़ जो हैं वो लेकर आते हैं, नए नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं बिकॉज बिजनेस जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है, बिजनेस के सिचुएशंस चेंज होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो जिस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है टाइम टू टाइम, उसी तरीके से मैनेजर्स को भी नए नए आइडियाज़ लेके आने पड़ेंगे चेंजेस के साथ में डील करने के लिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी ज़रूर लगेगी बिकॉज नए नए आइडियाज़ फाइंड आउट करना मतलब क्या है, ये क्रिएटिविटी ही है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेगुलर प्रैक्टिस। To develop any skill as an art need consistent practice.
सो अगर हमें कोई स्किल डेवलप करनी है, अपने अंदर कोई स्किल्स इनकलकेट करनी है, अगर हमें क्रिएटिविटी लेके आनी है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो स्किल्स जो हैं वो और अच्छी तरीके से हमारे अंदर डेवलप होगी, इनकलकेट हो पाएगी। ऑलराइट, सिमिलरली मैनेजर ट्राइज टू प्रैक्टिस मैनेजिंग द थिंग्स बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड स्किल्स टू गेट परफेक्शन इन इट। उसी तरीके से मैनेजर्स भी क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सिचुएशंस को डील करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए हमेशा नए नए टेक्निक्स यूज़ करते रहते हैं, अपने नए नए स्किल्स को यूज़ करते रहते हैं, सो दैट वो परफेक्ट हो सके और अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सके और सिचुएशंस के साथ में डील कर सके। ऑलराइट, डेफिनेटली दिस प्रैक्टिस एनेबल्स द मैनेजर टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जिस तरीके से मैनेजर्स जो हैं वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, नए नए स्किल्स डेवलप करते रहते हैं, तो उनका ये जो प्रैक्टिस है वो उनको हेल्प करता है अलग अलग सिचुएशंस के साथ में डील करने के लिए, अलग अलग लोगों के साथ में डील करने के लिए और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में डील करने के लिए, सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पर्सनल एबिलिटी। अब पर्सनल एबिलिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन आर डिफरेंट लाइक स्किल्स। तो हर पर्सन का एबिलिटी अलग होता है, हर एक पर्सन का स्किल्स भी अलग अलग होता है, हर एक पर्सन की जो काबिलियत है वो अलग होती है चीज़ों के साथ में डील करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जिस तरीके से हर एक पर्सन की स्किल्स अलग होती हैं, उसी तरीके से हर एक पर्सन की एबिलिटीज़ जो हैं वो भी अलग अलग होती हैं। मैनेजर यूजेस हिज और हर स्किल्स, हर एबिलिटी। विद दिस एबिलिटीज़ मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ एंड गाइड पीपल टू अचीव देयर गोल। तो उसी तरीके से मैनेजर्स जो हैं उनकी भी एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, उनकी क्षमताएँ अलग अलग होती हैं और वो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके एक्टिविटीज़ जो हैं, जो चीज़ें हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ में मिलाते हैं और लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से काम करना है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो अचीव हो सके। ऑलराइट, दस फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट मैनेजर नीड टू बी क्रिएटिव एंड स्किल्ड लाइक एन आर्टिस्ट। तो हमने जो डिस्कशन अभी किया, हमने जो स्टडी किया कि आर्ट क्या है और किस तरीके से मैनेजमेंट जो है एज एन आर्ट है, तो जितने भी चीज़ें हमने स्टडी करी अभी, उससे क्लियर होता है कि मैनेजर को भी क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें सिचुएशंस को हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो मैनेजर को भी क्रिएटिव होना पड़ेगा। इसके लिए जिस तरीके से आर्टिस्ट जो हैं, जैसे कि डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, पेंटर्स हैं, तो किस तरीके से आर्टिस्ट के पास क्रिएटिविटी होनी ज़रूरी है, उसी तरीके से मैनेजर्स के पास भी क्रिएटिविटी और स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सो इट इज़ क्लियर दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज इन साइंस। अब हमने ये तो देख लिया कि मैनेजमेंट आर्ट है, बट क्या मैनेजमेंट साइंस है? लेट्स सी। Science refers to a systematic organized body of knowledge based on proper findings and exact principle and is applicable for verification। तो साइंस क्या है? ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब जो भी चीज़ हम स्टडी करते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रिसर्च होता है। साइंस में रिसर्च होती है, फाइंडिंग्स होती हैं, एक्सपेरिमेंट की जाती हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, उसको हम एग्जैक्टली उसी तरीके से अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, और जब हम वेरीफाई करते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं, तो रिजल्ट हमें एग्जैक्टली सेम मिलता है। ऑलराइट, तो ये होता है साइंस। एनी नॉलेज विच इज़ साइंटिफिकली डेवलप्ड एंड कंसिस्टेंट ऑफ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इज अ साइंस। तो कोई भी नॉलेज जो कि साइंटिफिकली डेवलप की गई है और जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, दैट इज़ जो भी रूल्स होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, अब साइंस का जितना भी लॉ है, मैथ्स के जितने भी फॉर्मूला हैं, जिस तरीके से बुक में गिवन है उसी तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं और सेम रिजल्ट हमें मिलता है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें क्या है? साइंस है। एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, जो लॉ दिया है, जो थियोरी दिया है, वो हम सेम उसी तरीके से अप्लाई करते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी सेम मिलता है हर जगह पे। ऑलराइट, तो ये क्या है? साइंस। In organization, managers need to use various techniques and theories to stimulate the people for quality output such as planning, motivation, direction, control, etc. तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, कंपनी के अंदर भी मैनेजर्स को बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट का अलग अलग टेक्निक होता है, अलग अलग थियोरी होती है जो कि मैनेजर्स यूज़ करते हैं, सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी तरीके से काम कर सके, उनका जो क्वालिटी आउटपुट है, मतलब जो रिजल्ट है, वो एकदम अच्छा आना चाहिए, जो हमने सोचा है उसी तरीके से वो काम करने चाहिए। तो उसके लिए मैनेजर्स बहुत सारे टेक्निक्स और थियोरीज़ को यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गया, मोटिवेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, कंट्रोल हो गया। तो ये सब चीज़ें जैसे दी गई हैं, हमें वैसे ही उसे यूज़ करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम डिज़ायर्ड गोल को अचीव करना चाहते हैं तो। ऑलराइट, इट यूनिवर्सली गिव्स द रिजल्ट इन सिमिलर डायरेक्शन।
तो अगर हम देखें तो यूनिवर्सली जो रिजल्ट है वो एक ही डायरेक्शन में आता है। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारा जो काम है वो अकॉर्डिंग टू प्लान होगा। अगर हम मोटिवेट करेंगे लोगों को तो वो अच्छी तरीके से काम करेंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से काम करना है तो वो सेम उसी तरीके से काम करेंगे। दैट इज जो यूनिवर्सल रिजल्ट है वो एक ही डायरेक्शन में आएगा। देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज साइंस। इसके लिए मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है। ऑलराइट, बिकॉज जैसे कि साइंस में थियोरीज अप्लाई की जाती है, लॉ अप्लाई किया जाता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट के जो टेक्निक्स हैं, थियोरीज हैं, ये टेक्निक्स और थियोरीज क्या है मैनेजमेंट के, ये आप 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। जस्ट अभी नॉलेज पर्पस के लिए ये देख समझ लो कि मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ थियोरीज होती हैं, जो जैसे गिवन है उसे अगर उसी तरीके से अप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट है वो हमें मिलता है। ऑलराइट, इसके लिए कहा गया है कि मैनेजमेंट भी साइंस है। लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अब मैनेजमेंट और साइंस का जो रिलेशन है वो हम स्टडी करेंगे, किस तरीके से मैनेजमेंट एक साइंस है। तो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, उनकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे है। वेरी फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जैसे कि साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी है। लेट्स सी, साइंस इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट, सर्टन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट, मतलब अगर हमें साइंस का कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, कुछ नॉलेज अगर कुछ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर्टन रूल्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है। ऑलराइट, और वो जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम होता है। उसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस आर आल्सो बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच कैन बी स्टडीड थ्रू डिफरेंट मैनेजमेंट थियरीज एंड अप्रोचेस इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट का भी कुछ रूल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, और वो सारे के सारे जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही सारे रूल्स, सारे फंक्शंस, जितनी भी थियरीज़ हैं वो बनाई गई हैं। और जितने भी मैनेजमेंट के थियरीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो मैनेजमेंट थिंकर्स ने बनाए हैं। इसके लिए मैनेजमेंट भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट का जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में स्टडी कर लोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब साइंस में हम चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी हम चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स सी, इन साइंस द कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो साइंस में हमें कंक्लूजन पता करना है, जो रिजल्ट होता है अगर वो हमें पता करना है तो हम चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसको साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं आता हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ऑलराइट, मैनेजमेंट ऑल्सो यूजेस सिस्टमैटिक मेथड फॉर डेटा कलेक्शन, वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ दैट डेटा, collected data, interpretation of data, and then on the basis decisions are taken in the organization। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है, एक सिस्टमैटिक मेथड यूज़ करता है जब डेटा कलेक्ट करना होता है। मैनेजमेंट में भी डेटा कलेक्ट करना होता है। ऑलराइट, रिसर्च अगर करनी है तो डेटा पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो डेटा को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा। एनालाइज करना मतलब स्टडी करना पड़ेगा जो डेटा कलेक्ट किया है। उसके बाद एक बार हमने डेटा स्टडी किया तो उसके बाद वो डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली हमने क्या ढूंढा, क्या फाइंड आउट किया है। उसके बेसिस के ऊपर हम जो है कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो जिस तरीके से साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए पहले ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, फिर हम रिजल्ट लेके आते हैं, कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, सेम एग्जैक्टली मैनेजमेंट में भी होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। अब साइंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट होता है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। लेट्स सी, साइंस इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आफ्टर यूजिंग स्पेसिफिक फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन वन कैन गेट अ पर्टिकुलर रिजल्ट इन साइंस। जिस तरीके से साइंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब जब हम कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला डालते हैं, कोई कॉम्बिनेशन डालते हैं, कोई लॉ अप्लाई करते हैं और हमें एग्जैक्टली सेम टाइप का रिजल्ट मिलता है। ऑलराइट, वैसे ही मैनेजमेंट थियोरीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन सच रिलेशनशिप्स। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट की जो थियोरीज हैं वो भी ऐसे ही कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल गिवन है, एन अप्रोप्रिएट सैलरी एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन मोटिवेट पीपल टू वर्क हार्ड एंड गिव द बेस्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट क्या बताया गया है कि अगर हम अच्छी सैलरी देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको जो वर्किंग कंडीशन है वो हेल्दी देंगे, मतलब अच्छा वर्किंग कंडीशन अगर देंगे तो वो मोटिवेट होंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छी तरीके से काम करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे और जो रिज़ल्ट है वो एकदम बेस्ट आएगा। दैट इज़ जो गोल है वो
जितना भी डिज़ायर्ड गोल है वो गोल जो है वो अच्छी तरीके से अचीव होगा और सक्सेसफुली जो कंपनी है वो स्मूथली रन करेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कॉज क्या है, हम सैलरी अच्छी दे रहे हैं, वर्किंग कंडीशन अच्छा दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है उसका, दैट इज़ इफेक्ट क्या है कि एम्प्लॉयज़ अच्छी तरीके से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो हुआ ना कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। उसी तरीके से ऑन द कॉन्ट्ररी, ओल्ड कंडीशंस ऑफ मशीनरीज इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर उसी तरीके से हम समझे तो अगर मशीन्स अगर पुरानी होंगी, एकदम जूनी मशीन होगी, पुरानी मशीन होगी जिसका कंडीशन ख़राब है, मतलब रिपेयरिंग नहीं है, सर्विसिंग नहीं करी गई है मशीन्स को, तो मशीन का स्पीड एकदम कम हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ख़राब होगी। मतलब क्या है, यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। दैट इज़ कॉज क्या है, मशीन ख़राब है तो उसका इफेक्ट क्या है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं आ रहा है, वो ख़राब आ रहा है। ऑलराइट, तो जिस तरीके से साइंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिमिलर सिचुएशंस एनीवेयर। तो जैसे साइंस का जो प्रिंसिपल होता है, जो लॉ होता है, अगर हर एक सिचुएशन, जैसे सेम सिचुएशंस में अगर सेम टाइप का हम लॉ यूज़ करेंगे, रूल यूज़ करेंगे, तो रिजल्ट भी हमें सेम मिलेगा। दिस यूनिवर्सैलिटी ऑफर सेम रिजल्ट ऑफ प्रिंसिपल एनीवेयर। तो ये क्या है, यूनिवर्सैलिटी है, मतलब कि अगर एक प्रिंसिपल, एक लॉ हम एक जगह पे यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट सेम ही आएगा, चाहे वो हम कहीं पर भी अप्लाई करें, वर्ल्ड में हम कहीं पर भी जाकर सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी हमें सेम ही मिलेगा। ऑलराइट, तो ये साइंस होता है। सिमिलरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, इट कैन बी अप्लाइड इन एनी कंडीशंस एंड सिचुएशंस। उसी तरीके से जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल है, हर जगह पे हम हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में हम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं और हमें रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, दिस पॉइंट मेक इट क्लियर दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मैनेजमेंट। तो हमने ये जो 4 पॉइंट स्टडी किए, इससे ये क्लियर होता है कि साइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम मैनेजमेंट के अंदर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हेंस मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो इससे क्लियर होता है कि मैनेजमेंट भी क्या है, इज अ साइंस है। However, management is not a pure science like mathematics or chemistry in which results are accurate and quantitative in nature. तो जिस तरीके से मैनेजमेंट क्या है, ये एक साइंस है, बट मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस नहीं है। बिकॉज प्योर साइंस का मतलब क्या है, एग्जैक्टली हमने फॉर्मूला डाला और एग्जैक्टली सेम हमें रिजल्ट मिलता है, सेम आंसर मिलता है। ऑलराइट, अगर हम वर्ल्ड में कहीं पर भी जाएं, मैथ्स का जो फॉर्मूला गिवन है वो कहीं पर भी हम अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हमें सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा। केमिस्ट्री का जो थियोरी है, जो लॉ है, हम कहीं पर भी जाके अप्लाई करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा, बट वो चीज़ मैनेजमेंट के साथ में नहीं होती। ऑलराइट, management considers the observation of human factors, so it is a social science in which results can be observed in same direction, moreover qualitative in nature. तो मैनेजमेंट में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं मिलता, साइंस की तरह ही मैनेजमेंट भी है, बट जस्ट डिफरेंस क्या है कि साइंस जो है वो प्योर साइंस है और मैनेजमेंट क्या है, ये सोशल साइंस है। बिकॉज यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के साथ में डील करते हैं, यहाँ पे हम ह्यूमन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, बिकॉज काम करने के लिए ह्यूमन बींग्स लगते हैं और ह्यूमन बींग्स जो है वो हर सिचुएशन में, हर एक अलग अलग नेचर जो है ह्यूमन बींग्स का वो डिफरेंट होता है, सिचुएशन के हिसाब से उनका नेचर जो है वो चेंज होता है, कभी ह्यूमन बींग्स का मूड अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है। तो ह्यूमन फैक्टर्स के साथ में हम डील करते हैं, इसके लिए मैनेजमेंट क्या है, ये सोशल साइंस है, जहाँ पे हमने थियरी अप्लाई करी तो रिजल्ट तो हमें मिलेगा, बट वो रिजल्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में भी मिलेगा। मतलब अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी की तारीफ अगर करते हैं तो वो खुश ही होगा। ऑलराइट, वो मोटिवेट होकर अच्छा और काम करेगा, तो मतलब रिजल्ट हमें एक ही डायरेक्शन में मिलता है, बट वो जो रिजल्ट है वो इन क्वांटिटी टर्म्स नहीं होता है, इन क्वालिटेटिव टर्म्स होता है। मतलब क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी लोगों की, वो और अच्छा काम करेंगे। ऑलराइट, हमें क्वांटिटी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें लोगों की क्वालिटी देखने को मिलेगी। ऑलराइट, इसके लिए मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, बट वो सोशल साइंस है। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। दैट इज, इस वीडियो में हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट समझा क्या होता है एंड मैनेजमेंट एज एन साइंस। सो मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, ये लास्ट टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।